ही का तमाम ये कम्बोजवाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्रोग्राम मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें खबरों पर, उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी खबरें हमारे मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी, देश के सबसे बड़े होटल को बेचने की तैयारी फिर शुरू। अब सरकार ने क्यों घटाया ग्रोथ का अनुमान? पुरानी कारों का बाजार क्यों गुलजार? क्या अमेजन भारत में समेट रही अपना कारोबार? फसल बीमा योजना से क्यों दूरी बना रहे राज्य? प्राइस कैपिंग पर पुतिन और बाइडेन आमने सामने। ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत देश के सबसे बड़े होटल को बेचने की खबर से। सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी की योजना के तहत दिल्ली के मशहूर होटल द अशोक को बेचने की तैयारी कर रही है। इसका सांकेतिक मूल्य यानी कि इंडिकेटिव वैल्यू 7,409 करोड़ रुपए तय की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में एनएमपी की घोषणा की थी। इसके तहत इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 8 संपत्तियां लिस्ट की गई थी जिनकी बिकवाली होगी। इनमें दिल्ली के 2 होटल द अशोक और होटल सम्राट शामिल हैं। सरकार 2022-23 में अब तक एनएमपी से करीब 33,422 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचकर पैसा जुटा चुकी है। सर, इसकी बिक्री किस तरह की जाएगी? कितना बड़ा होटल है ये? अशोक होटल को भारत के सबसे बड़े होटलों में से है। करीब 25 एकड़ की प्रॉपर्टी है और वो भी दिल्ली के बिल्कुल केंद्रीय सेंट्रल साउथ दिल्ली में, दिल्ली के वीआईपी जोन में। अगर आप ध्यान से देखें और पीछे से इतिहास से देखें तो भारत में बिकने वाले सबसे पहले प्रस्तावों में आईटीडीसी के होटल्स रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब अरुण शौरी डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे, तब से लेकर आज तक अशोक होटल को बेचने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इसे कभी ग्राहक नहीं मिलते हैं, कभी मूल्य नहीं मिलता है, कभी इसमें यूनियंस के कर्मचारियों के इशू आते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके इशू आते हैं। अब एक बार फिर सरकार ने इसको बेचने की कोशिश की है। करीब 7,400 करोड़ रुपए की वैल्यू रखी गई है इसकी। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भागीदारी में दिया जाएगा। इसको टेक ओवर करने वाली कंपनी इसे चलाएगी होटल के तौर पर और उसमें सरकार को शायद राजस्व मिलेगा, एक मुश्त राजस्व की कोशिश होगी। लेकिन इसमें जो बड़ी दुविधा है सरकार के सामने पुरानी, वो इस बात को लेकर है कि आईटीडीसी की प्रॉपर्टीज़ को बेचने में सरकार को हमेशा मुश्किल आती है। आईटीडीसी की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी प्राइम है और काफ़ी महंगी हैं। पिछले सालों में भी ये कोशिश हुई, लेकिन होटल इंडस्ट्री के निवेशक इसमें निवेश को तैयार नहीं हुए। और एक और संयोग कहें यह है कि जब भी भारत सरकार होटलों को बेचने की कोशिश शुरू करती तब अर्थव्यवस्था का मिजाज बिल्कुल उल्टा होता है। इस समय जबकि बाजार में मांग कम है, डिमांड स्लो डाउन है, उसमें ये सवाल हमेशा रहेगा कि क्या इस महंगे होटल को खरीदने वाली कंपनियां मिल जाएंगी। सर, कौन कौन खरीदार इस कतार में हो सकते हैं? अगर मान लीजिए बिकवाली शुरू होती है, कौन कौन सामने आ सकता है बड़ा नाम? 2-3 नाम सामने आ रहे हैं और ये उस समय भी आए थे। अब सरकार ने इसका एक सांकेतिक मूल्य तय किया, उसके बाद इनकी प्रतिक्रिया आने की बात है। एक तो आईटीसी होटल्स को संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। आईटीसी होटल्स के पास बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं भारत में और दिल्ली में एक बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इंडियन होटल्स जो टाटा समूह की कंपनी है, वो भी इस 25 एकड़ की विशाल प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकती है। इसके अलावा डीएस ग्रुप भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इसमें बिड करेगा। करीब 550 कमरों वाला ये होटल किसी भी बड़े होटल ग्रुप के लिए एक बड़ा कैच होगा स्वाभाविक रूप से, लेकिन इसके वैल्यूएशन को लेकर शायद कंपनियां इस परिस्थिति में, जबकि बाजार में मांग कम है, तैयार नहीं हो पाएंगी। लेकिन प्रयास चल रहे हैं और सरकार के एनएमपी का नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में यह सेल सबसे महत्वपूर्ण सेल इस साल के लिए होने वाली है, अगर इसे मार्च तक पूरा कर लिया गया तो। वित्त वर्ष 2022-23 को लेकर रिजर्व बैंक ने ग्रोथ को लेकर जो अनुमान लगाया है, सरकार को उससे भी कम ग्रोथ की आशंका है। अंग्रेजी समाचार पत्र मिंट ने सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखा है कि 2022-23 के दौरान सरकार को 6.5% ग्रोथ का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी और वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती की वजह से भारत की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ने सितंबर अंत में 7% ग्रोथ का अनुमान जारी किया था। अगले हफ्ते रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होनी और हो सकता है कि बैठक में या बैठक के बाद रिजर्व बैंक भी देश की ग्रोथ के अनुमान में कटौती करे। उधर वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक धीमेपन की वजह से इस साल भारत के निर्यात भी प्रभावित होंगे। सर, सरकार को अब ऐसा क्या महसूस होने लगा या क्या महसूस हो रहा है जो ये अनुमान घटाए जा रहे हैं?
शुभम, हम लोग मनी सेंट्रल में लगातार चर्चा कर रहे हैं, बल्कि एक हफ्ते पहले हमने इस बजट की जब पर काम शुरू हुआ था, आने वाले बजट पे 2023 के बजट पर, तब भी हमने विस्तार से चर्चा की थी और ये कहा था कि ये बजट भारत की आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट की छाया में बनना शुरू हो रहा है। सरकार को कई सारी वास्तविकताओं का एहसास हो रहा है। एक तो पूरे दुनिया के सारी एजेंसियों ने पिछले 6 महीनों में भारत की विकास दर के आकलनों में कमी की है और वो कमी तार्किक भी है और तथ्यों पर आधारित है, जिससे कोई भी सरकार चाहे कुछ भी कोशिश करे पर उसे अनदेखा नहीं कर सकती। आरबीआई ने 7% की आर्थिक विकास दर मानी है, लेकिन इसके अलावा सारी एजेंसियां, आरबीआई भी शायद अपना आकलन रिवाइज करेगा, सारी एजेंसियां ये मान रही हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर 7% से नीचे रहेगी। ये जो क्वार्टर है जिसके नतीजे नवंबर के एंड में आएंगे, वो लास्ट क्वार्टर होगा जहां तक हम थोड़ी बहुत डिमांड का पुश या बाकी चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद चीज़ें ढलान की तरफ जाएंगी, ये संकेत सरकार को मिल रहे हैं या दिख रहे हैं। सबसे बड़ी कमी 2 वजहों से है। एक तो सरकार के पास निवेश के संसाधन सीमित हैं। सरकार अब 2 साल में जितना निवेश कर सकती थी पूरी अर्थव्यवस्था में, वो करने की कोशिश की गई। डिमांड साइड से भारत से कोई बड़ा चेंज पिछले 6 महीने या साल भर के अंदर भारतीय बाजार में नहीं आया। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मांग ना आने के कारण कंपनियों के मुनाफे टूट रहे हैं। सरकार के भीतर ये 6.5% की आर्थिक विकास दर का आकलन इस बात से पनप रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर आप कंपनियों के नतीजों की रोशनी में देखें तो आपको दिखाई देगा कि शायद भारत में आने वाले 1 साल में निजी निवेश में किसी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। सर, निर्यात के मोर्चे पर भी चुनौती दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? निर्यात के मोर्चे पर सरकार ने एक और सच रियलाइज़ किया है और यहाँ से आर्थिक विकास दर में गिरावट के आकलन को और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जो सरकार की तरफ से सोचा जा रहा है। निर्यात पिछले 2 साल में जब भारत के भीतर मांग नहीं थी, कामकाज बंद था, बाजार खुले नहीं थे, तो निर्यात ने भारत की जीडीपी को बड़ा सहारा दिया था। और एक दौर में तो कोविड के बाद और कोविड के दौरान के सालों में भारत की जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी 20% से 25% से तक पहुँच गई थी ओवरऑल जीडीपी में। अब और इस समय पूरी दुनिया के बाजार में मांग बुरी तरह टूटी है। भारत के निर्यात नेगेटिव नकारात्मक जोन में है। पिछले 3-4 महीनों से निर्यात में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है और ये गिरावट उस स्थिति में है जबकि भारत का रुपया कमज़ोर है और रुपए की कमज़ोरी का फ़ायदा निर्यात को मिलना चाहिए, पर वो नहीं मिल पा रहा है। तो ग्लोबल स्लोडाउन हमेशा भारत के निर्यातों को ज़्यादा प्रभावित करता है रुपये की ताकत के में या रुपये के वैल्यूएशन में फ़र्क के बजाय। और वो ग्लोबल स्लोडाउन अब धीमे धीमे आ गया है। जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो, इन अर्थव्यवस्थाओं में मांग में कमी दिखाई दे रही है। इस सूरत में भारतीय अर्थव्यवस्था को अब ज़्यादा निर्भर डोमेस्टिक डिमांड पर रहना पड़ेगा। आज वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने अलग अलग संदर्भों में ये कहा भी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अब का दारोमदार डोमेस्टिक डिमांड पर केंद्रित होगा और भारत की अपनी डिमांड, जो भीतर की डिमांड है, उसमें बढ़ोतरी हमें नहीं दिखाई दे रही। खासतौर से जो रिकवरी दिखी है हमें कोविड के बाद, वो पूरी तरह से ऊपर के हिस्से में कैश प्रीमियम प्रोडक्ट्स की रिकवरी के तौर पर सामने आई और इसलिए शायद सरकार 6.5% की विकास दर का आकलन इस वित्त वर्ष के लिए, 2023 के वित्त वर्ष के लिए कर रही है। अगले साल तो ये आकलन 6% से नीचे रहने की संभावना है। सर, चालू खाते घाटे को लेकर भी बड़ी परेशानी में दिख रही है सरकार। हाँ, ये तीसरी चिंता, और ये चिंता आज वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार ने अपनी बातचीत में भी मानी। मैं अपने अलग अलग संकेतों में भी कहा और सरकार भी मान रही है कि आर्थिक विकास दर में गिरावट भारत के लिए स्वाभाविक रूप से नई नहीं है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी में तो नहीं खिसक रही। आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट है, हालांकि गिरावट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भारत ने काफ़ी बड़ा जीडीपी लूज़ किया है 2 साल में कोविड के दौरान। तो इसका बड़ा असर बाजार में मांग पर, नौकरियों पर, सरकार के टैक्स पर पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है, जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, जो दरार है, वो भारत में चालू खाते का घाटा है। यानी भारत में उतनी विदेशी मुद्रा नहीं आ रही है जितनी विदेशी मुद्रा आयात पर खर्च करनी पड़ रही है। ये सबसे बड़ा चिंता का बिंदु है और यही चिंता का बिंदु भारत की समस्याओं में पहले भी सामने आता रहा है। जब हमने 2008 के संकट के दौरान भी देखा था और 91 के संकट के दौरान भी ये परिस्थिति देखी थी। चालू खाते के घाटे को संभालने के लिए सरकार के पास जो निर्यात का साधन था वो बंद हो रहा है, क्योंकि निर्यात बढ़ नहीं रहे हैं, सरकार मान रही है, और निर्यात में ये मंदी या सुस्ती लंबी चल सकती है, ऐसा भी सरकार संकेत दे रही। अब केवल जो मुख्य स्रोत बचता है वो पूंजी मंगाने का बचता है। वो पूंजी चाहे स्टॉक मार्केट में आए या उद्योगों में आए। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में मैक्रो स्तर पर डिमांड अच्छी नहीं होगी तो विदेश से सीधा निवेश नहीं आएगा, शेयर बाजार ही एक रास्ता बचा हुआ है। तो ये पूरा
पूरी तस्वीर बजट से पहले हमारे सामने आती है और इसके बाद मौद्रिक पॉलिसी सामने खड़ी हुई है, जहां से रिजर्व बैंक शायद स्पष्ट और ज़्यादा स्पष्टता देगा कि रुपए के मैनेजमेंट के लिए, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए और ओवरऑल भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अगले 3-4 महीने कैसे होने वाले हैं। बिल्कुल। प्री ओन्ड कार यानी पुरानी कारों का बाजार अगले 5 वर्षों में नई कारों की बाजार की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। OLX ऑटो और क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 से 26-27 के दौरान प्री ओन्ड कारों का बाजार संख्या के मामले में यानी यूनिट्स कितनी कारें बिकेंगी उस मामले में 2 गुना और वैल्यू के मामले में 2.5 गुना बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 वर्षों के दौरान प्री ओन्ड कार का बाजार 16% की दर से आगे बढ़ेगा, जबकि नई कारों का बाजार जो है वो इस दौरान 10% से ही आगे बढ़ेगा। सर, प्री ओन्ड कार का बाजार किस तरह के आंकड़े जो आ रहे हैं, किस तरीके का संकेत दे रहे हैं? पहली बार हमें अधिकृत रूप से 2 एजेंसियों की तरफ से, क्रिसिल जो कि एक रेटिंग एजेंसी और रिसर्च एजेंसी है उसकी तरफ से, और एक प्री ओन्ड कार की सेल करने वाले ऐप की तरफ से पहली बार भारत में इस्तेमाल की हुई या पुरानी कारों के या यूज्ड कारों के बाजार के आंकड़े मिले हैं। और जो भारत के कार बाजार में, ऑटोमोबाइल बाजार में हो रहे बड़े शिफ्ट की तरफ इशारा करते हैं, और ये शिफ्ट भारत की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है। इसके संकेत कार निर्माता कंपनियों के लिए अच्छे नहीं। पहली महत्वपूर्ण चीज़ तो इस रिपोर्ट से निकल के आती है कि भारत में जो प्री ओन्ड कार का बाजार है वो 2027 तक करीब 4.3 से 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। आप भी आजकल अलग अलग सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हों या यूट्यूब पर हों, सब जगह आप अचानक पुरानी इस्तेमाल की हुई कारों के विज्ञापन बढ़ते हुए देख रहे हैं। जगह जगह लोग पुरानी इस्तेमाल की हुई कारों के विज्ञापन बढ़ा रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि इस बाजार में धीमे धीमे लोग वापस लौट रहे हैं। दूसरा ये कि यह माना जा रहा है कि ज़्यादा नई बिकने वाली कार, एक दौर ऐसा आएगा जब नई बिकने वाली कारें और पुरानी बिकने वाली कारों का अगले 2-3 साल में अंतर लगभग बराबर हो जाएगा, बल्कि कई जगह पुरानी बिकने वाली कारों की संख्या ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये एक बड़ा शिफ्ट है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ करीब 15% रहने की संभावना है भारत में पुरानी कारों की बिक्री की। और इसके साथ पुरानी कारों के बाजार में यूज्ड कारों के बाजार का ढांचा भी बदल रहा है। सर, अगर यूज्ड कार के मार्केट में देखें तो कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है? सबसे ज़्यादा सेगमेंट में एस्पायरिंग क्लास में ग्रोथ है, और यहाँ हमको इस पूरे बाजार का, पुरानी कार के बाजार का अर्थशास्त्र करीब से समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दिख रही है, मांग दिख रही है एसयूवी या प्रीमियम कारों के सेगमेंट में। यानी एक तो इन कारों की आपूर्ति पिछले 2 साल में डिस्टर्ब रही। दूसरी चीज़, जो नई एसयूवी हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपनियों ने अपने मुनाफे बचाने के लिए, नुकसान बचाने के लिए एसयूवीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा कर दी हैं। कीमतें ज़्यादा करने की एक और बड़ी वजह यह है कि छोटी कारें नहीं बिक रही हैं, तो जितने पीसेस बिक रहे हैं कंपनियों को अपने प्रॉफिट्स उन्हीं पीसेस से जनरेट करने, अपना टर्नओवर वहीं से बनाना है। इसकी वजह से जो पुरानी कारों का बाजार है उसमें एसयूवी की डिमांड और आपूर्ति और बिकने वाली कारों की संख्या काफ़ी बड़ी हो गई। जो आंकड़े में दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से जो प्री ओन्ड कार का सेगमेंट है वो 2017 में जो यूटिलिटी व्हीकल्स थे और जो लार्ज कार्स थी उसमें भी यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी करीब 13% की हिस्सेदारी रखते थे। इस साल हिस्सेदारी 22% पहुंच गई है। स्मॉल कार की हिस्सेदारी प्री ओन्ड मार्केट में 62% से घटकर 58% रह गई है। तो वहाँ भी बड़ी कारें, हाँ वहाँ बड़ी कारें, तो छोटी कारों की खरीद बिक्री नई में भी मार्केट में भी नहीं हो रही और पुरानी बाजारों में भी नहीं हो रही। और अगर आप ध्यान से पुरानी कार बाजार के में जो इस समय ट्रेंड चल रहा है उसमें देखें तो आपको ज़्यादातर कारें 2014 से लेकर 2017 के बीच की लग्जरी कारें, उसमें बड़े ब्रांड्स हैं, मर्क है BMWs हैं, ऑडीज़ हैं, ये सब पुरानी कारें वहाँ बिकने के लिए आ रही हैं। और इस पूरे ये एक बड़ा शिफ्ट है। इस शिफ्ट का मतलब ये है कि भारत के लोग जो कार खरीदना चाहते हैं वो नई कारें अफोर्ड नहीं कर सकते और वो यूज्ड कार के लिए आ रहे हैं। यहाँ में जोड़ना जरूरी है कि सरकार ने यूज्ड कारों को लेकर अपनी नीति में भी बदलाव किया है, जिस पर हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, और एक नई तरीके की पॉलिसी भी सरकार यूज्ड कारों के डीलर्स को लेकर सामने आई है। कोविड-19 के दौरान भारी उछाल दिखाने वाला एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर अब संकट में घिर चुका है। दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अमेजन एकेडमी को बंद करने की घोषणा की है। अमेजन एकेडमी की शुरुआत जनवरी 2021 में हुई थी। हालांकि कंपनी ने अमेजन एकेडमी को बंद करने का कारण तो नहीं बताया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि खर्च घटाने के लिए कंपनी ने यह फैसला किया है। स्कूल कॉलेज दोबारा ऑफलाइन होने से एडटेक कंपनियों का इंगेजमेंट काफ़ी घट गया है। सर, क्या अमेजन धीरे धीरे भारत में अपना कारोबार सिकोड़ना शुरू कर रही है?
मौजूदा समय में एक सेक्टर कम से कम स्टार्टअप का पूरी तरह मेल्टडाउन के मोड में जाता दिखाई दे रहा है इस परिस्थिति में, और वो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, एडटेक का सेक्टर। यहाँ समस्या बायजूस की, जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे कि बायजूस के वैल्यूएशन भी घटे हैं, बायजूस को मुनाफे में भी नुकसान भी घाटे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अमेज़न, जिसके पास आमतौर पर एक बड़ी कंपनी है, डीप पॉकेट्स हैं पूरी दुनिया में, उसने भी भारत के एडटेक मार्केट में बड़ा दांव लगाया था। अमेज़न एकेडमी नाम का एक वर्टिकल था जो अमेज़न ने शुरू किया था, जो स्टूडेंट्स की को तरह तरीके की कोर्सेज, सेवाएं, टेक्स्ट, टिप्स और बहुत सारा एजुकेटिव मटेरियल सप्लाई करता था। अब ये माना जा रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से कंपनी अगले 1 साल के भीतर क्रमशः इस वर्टिकल को बंद कर देगी। 1 साल के भीतर इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, लोगों के पेमेंट्स हैं, वो जैसे जैसे पूरे होते जाएंगे उसके बाद नए ग्राहक नहीं जोड़े जाएंगे। जो आंकड़े हैं उस हिसाब से गूगल प्ले स्टोर से अमेज़न एकेडमी के करीब 5 मिलियन ऐप्स डाउनलोड हैं, यानी लोग 5 मिलियन लोगों के पास इसके ऐप्स अवेलेबल हैं जो शायद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर मॉक टेस्ट हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं और बहुत सारा रेफरेंस मटेरियल है। अमेज़न ने एक तरीके से भारत के एडटेक बाजार में, जिसे ठीक 48 महीने पहले, 24 महीने पहले भारत में भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति माना जा रहा था ऑनलाइन एजुकेशन को, वहाँ से वापस लेने का, अपने आप को वापस लेने का फैसला कर लिया है। इसके साथ दूसरा आंकड़ा भी हमारे पास आया है कि जो सबसे कम इंगेजमेंट हमें हाल फिलहाल में दिखाई दिया है ऐप बाजार में, जो ऐप कंपनियों की है, जो ऐप के एग्रीगेटर्स हैं, उनकी रिपोर्ट आ रही है, उसमें एडटेक के, एजुकेशन टेक कंपनियों के ऐप के डाउनलोड सबसे कम है। फूड और ई कॉमर्स के डाउनलोड्स और उनमें एंगेजमेंट तभी भी फिलहाल बना हुआ है, लेकिन एजुकेशन टेक कंपनियों के डाउनलोड सबसे कम है। इसकी शायद 2 बड़ी वजह हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि ऑफलाइन स्कूल्स खुलना शुरू हो गए हैं, छात्रों ने क्लास में जाना शुरू कर दिया है, और दूसरा ये कि एडटेक का पूरा मॉडल भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम के साथ अपने को जेल नहीं कर पाया। जो पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके की नौकरियाँ उपलब्ध हैं, जिस तरीके के कारोबार उपलब्ध हैं, कामकाज उपलब्ध हैं, वहाँ ये मॉडल शायद अपने आप को जेल नहीं कर पाया, और इसलिए ये एडटेक का मेल्टडाउन है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें वेदंतु, अनअकैडमी, ब्रेनली, बहुत सारी कंपनियां एक साथ हमने 1 साल में आई थी, और यहाँ नौकरियों की छटनी हुई। 7-7.5 हज़ार से ज़्यादा नौकरियां एडटेक सेक्टर में अकेले खत्म हो चुकी हैं स्टार्टअप्स में। सर, छटनी को लेकर भी सरकार और अमेज़न के बीच कुछ बातचीत चल रही है, ये क्या विवाद है? ऐसी खबरें थी शुभम कि अमेज़न को सरकार की तरफ से, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से पूछा गया था कि आप कर्मचारियों की छटनी करने वाले हैं, उसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। तो ऐसा पता चला है कि अमेज़न ने सरकार को इस बात का जवाब दिया है कि वो छटनी नहीं कर रही, बल्कि कर्मचारियों को अपने आप इसे छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरीके की कई सूचनाएं अलग अलग जगह से आ रही हैं कि अमेज़न ने अपने जो टारगेटेड कर्मचारी हैं, जिनको हटाया जाना है, उनसे वॉलंटरीली खुद इस्तीफा देने के लिए कहा है, और उन्हें छोड़ने से पहले कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जिससे कि कंपनी अपनी लेबर फोर्स की संख्या में कमी कर सके, मंदी को देखते हुए, जो पूरी दुनिया में कर रही है। सर, अगर बात केवल अभी तो अमेज़न से शुरू हुई है, बायजूस का भी हमने वैल्यूएशन घटती देखी, आपको लगता है पूरे एडटेक सेक्टर के दिन, आगे आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले हैं? एडटेक सेक्टर के लिए तो चुनौती आने वाले समय में काफ़ी बढ़ने वाली है, जो दिखाई दे रहा है इस मौजूदा परिस्थिति में। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि एक तो एडटेक सेक्टर का पूरा प्रोफाइल जिस वैल्यू मॉडल पर चलता है, जितनी फीस है, जिस तरह के सब्सक्रिप्शंस हैं, उन्हें अफोर्ड कर पाना भारत के अधिकांश वो लोग या वो परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए संभव नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एडटेक सेक्टर के साथ जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, चाहे वो डेटा हो या मोबाइल हो, उनकी कॉस्ट भी लगातार बढ़ रही है। तो एजुकेशन सेक्टर को करीब से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एजुकेशन टेक सेक्टर में गिरावट दिखाई देगी तो इससे काफ़ी बड़े हिस्से में स्टार्टअप्स का बिजनेस भारत में प्रभावित होगा। सर, एडटेक से इतर अगर देखें तो फिनटेक में भी आज पेटीएम पे एक खबर आई है। फिनटेक की स्थिति, फिनटेक में भी वही स्थिति है हालांकि, लेकिन फिनटेक की कंपनियों में अभी हमने इस तरीके का मेल्टडाउन नहीं देखा है। कंपनियां प्रॉब्लम में हैं, कंपनियों को मुनाफे नहीं हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं। पेटीएम उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पेटीएम के शेयर बाजार में धमाकेदार प्रवेश और भारत के सबसे बड़े आईपीओ में से एक माने जाने का आज 1 साल पूरा हो गया, और आज एक सूची छपी है जिसके हिसाब से पेटीएम दुनिया के 1 साल की सीमा में दुनिया के सबसे फ्लॉप आईपीओज में की सूची में शामिल किया गया है। पेटीएम में पहले साल का जो परफॉर्मेंस है, उसमें वैल्यू 75% के आसपास इरोड हुई है। इससे ऊपर स्पेन की एक कंपनी है बैंकिया, और इससे नीचे डीपी वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड रिसोर्सेज जैसी कंपनियां हैं। तो पूरा स्टार्टअप स्पेस, जिस पर हम विस्तार से इकोनॉमिका में भी चर्चा कर चुके हैं, शेयर बाजार में भी मुश्किल में है, और खुले बाजार में भी, बाहर के बाजार में भी मुश्किल में।
देश में जिन राज्यों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से खुद को दूर कर रहे हैं। आंकड़े देखें तो बीते खरीफ सीजन में देश भर में 19 राज्य ऐसे थे जो फसल बीमा योजना जिन्होंने जारी रखी थी। अभी रबी सीजन के दौरान बात करें तो सिर्फ 14 राज्य ऐसे हैं जो इस योजना से जुड़े हैं। 2018 में 22 राज्य इस योजना के साथ जुड़े थे। लगातार घट रहे हैं। सर, लगातार सरकारें पीछे क्यों हट रही हैं? दो तीन बड़ी वजह हैं। फसल बीमा योजना कई वजहों से जब से ये लागू हुई है अब ना तो प्रभावी ढंग से लागू हो पा रही है और इसके साथ कई सारे इश्यूज हैं। पहले इसके साथ बीमा कंपनियों की तरफ से सही ढंग से रिपोर्ट ना दिए जाने के और पैसे ले लेने के इश्यूज आए थे। अब जो राज्य सरकारें जो इसकी प्रमुख भागीदार हैं, जिन्हें इस फसल बीमा योजना में किसान को फसल के नुकसान के बदले मिलने वाले इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही हैं और उनकी वित्तीय स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि वो इस फसल बीमा योजना को ज्वाइन कर सकें। और यही वजह है कि 19 स्टेट्स 22 की जगह केवल 19 राज्य इस फसल बीमा योजना में भागीदार हैं, यानी बाकी जो राज्य नहीं हैं उनमें किसानों को फसल बीमा योजना के लाभ में कमी हो रही है। इसके अलावा इसमें शामिल होने वाले किसानों की संख्या भी कम हुई है। सर, उनका उत्साह क्यों कम है? किसानों का उत्साह कई मामलों में कम है, क्योंकि एक तो पूरा प्रोसीजर अभी इस भारत में इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। राज्य सरकारें भी बहुत उत्साहित नहीं कि उनको पैसे इसमें देने पड़ते हैं और इसका उतना प्रचार भी नहीं होता। दूसरी चीज़ है, भारत में ज़्यादातर किसान छोटे सीमांत किसान हैं। छोटे सीमांत किसानों के लिए इस कवरेज का कोई बड़ा फ़ायदा या लाभ नहीं होता है। तो अभी एक पूरा का पूरा जो क्रॉप इंश्योरेंस स्ट्रक्चर है ये पूरी तरह इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। हालांकि सरकार का कहना यह है कि उसने 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के क्लेम्स पिछले दिनों में दिए हैं फसल बीमा योजना के तहत। हालांकि उन पर बहुत सारी डिबेट दिखाई दे रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो चुनौती है वो चुनौती इसके क्रियान्वयन को लेकर और सारे भागीदारों की हिस्सेदारी को लेकर है। किसान को इसमें खरीफ क्रॉप पे करीब सम इंश्योर्ड का 2% प्रीमियम देना पड़ता है और जो रबी क्रॉप है उस पर करीब 1.5% प्रीमियम देना पड़ता है। ऑयल सीड्स क्रॉप रबी और ऑयल सीड्स क्रॉप पे 1.5% देना पड़ता है और कॉमर्शियल हार्टिकल्चर क्रॉप्स पे 5% प्रीमियम किसान को इसमें भुगतान करना पड़ता है। बाकी बचा हुआ हिस्सा सरकारें देती हैं। सर, इसके शुरुआत से जब से ये आई स्कीम तब से क्रियान्वयन को लेकर, एग्जीक्यूशन को लेकर कई सवाल उठे। क्या चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां ये है कि एक तो इसका जो 50% की भागीदारी का रेशियो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस स्कीम को चलाने के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने सेंट्रल सब्सिडी की एक कैपिंग कर रखी है इस स्कीम को, जो चर्चाओं में जो रिपोर्ट्स में निकल कर आता है। केंद्र सरकार करीब अनइरिगेटेड एरिया यानी जहां सिंचाई नहीं है वहां सेंट्रल सब्सिडी केवल 30% देती है और जहां पर सिंचाई है वहां पर 25% के आसपास सब्सिडी इस स्कीम पर के प्रीमियम और भुगतान और क्लेम्स पर देती है। राज्य सरकारों को इसका बड़ा हिस्सा उठाना पड़ता है इस स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए और इसलिए राज्य सरकारें या तो इस स्कीम में शामिल होकर इसे प्रचार नहीं करती, किसानों तक देना नहीं चाहती, इसलिए किसान भी उससे बाहर निकलते हैं, या वो इससे अब ऑप्ट आउट होकर बाहर हो रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें जो बीमा कंपनियां हैं उनकी भागीदारी के लिए उनसे बिडिंग कराई जाती, वो प्रोसेस भी अभी पूरी तरह स्पष्ट रूप से ट्रांसपेरेंटली स्थापित नहीं हो पाया है। इसलिए फसल बीमा योजना आने के बाद भी भारत के किसानों के एक बड़े हिस्से को इसका कोई लाभ लाभ भी नहीं मिला और उनसे जोड़ भी नहीं पाई है। रूसी तेल की प्राइस कैपिंग के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि रूसी तेल के भाव पर कैपिंग लगाकर रहेंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि कैपिंग लगी तो दुनिया भर की एनर्जी मार्केट को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। माना जा रहा है कि G7 देश रूसी तेल के भाव को 65 से $70 प्रति बैरल पर कैप कर सकते हैं। सर, बाइडेन और पुतिन के बयान कल हमने डिस्कशन विस्तार से किया, अब ये बयान आए, क्या मतलब है, क्या संकेत पकड़े जाएं? संक्षेप में समझने की बात है कि कैपिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे उसे अपने मॉनिटरिंग में ले रखा है और जो संकेत तो अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से मिलता है वो ये कि उन्होंने कहा है कि इस समय रूस का करीब 80% तेल समुद्री रास्तों से जा रहा है, सी कंटेनर्स के जरिए जा रहा है भारत, चीन और बाकी देशों को। जो तैयारी है वो ये है कि पहले तो कैपिंग के प्राइस पर एक कंसेंसस बनाई जाएगी और उसके बाद बहुत सख्ती के साथ शिपिंग लाइंस, फिनांस करने वाली एक्सपोर्ट फिनांस और एक्सपोर्ट इंश्योरेंस का जो पूरा नेटवर्क है उसे केंद्र में रखकर इस कैपिंग की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। इस बात का संकेत हमें बाइडेन के बयान से मिलता है और बाइडेन भी उतने ही आक्रामक हैं इस कैपिंग को लगाने को लेकर। दूसरी तरफ पुतिन ने जो संकेत दिए, हालांकि उसकी बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं कहा, लेकिन दो बयान अगर हम आप संदर्भों में रखकर देखें, पैटर्न देखें, तो पुतिन ने कहा है कि दुनिया के जो देश
इस कैपिंग का समर्थन करेंगे उनको तेल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। और एक धमकी और भी आ चुकी है कि पुतिन अपने तेल की आपूर्ति बाजार में बंद कर देंगे। अगर पुतिन के तेल की आपूर्ति बाजार में बंद हो जाती कैपिंग की प्रक्रिया आने के बाद, जो मुश्किल लगती है, क्योंकि रूस के रिसोर्सेज का, रेवेन्यूज़ का एक बड़ा, जो भी कैपिंग आएगी उस लेवल पर भी रूस को थोड़े बहुत रेवेन्यू रिसोर्सेज मिलने की संभावना है। तो अगर ये कैपिंग लगने के बाद रूस ने रिटेलिएशन में या प्रतिक्रिया स्वरूप पूरा उत्पादन बाजार में भेजना बंद कर दिया तो कच्चे तेल की कीमतों में फिर बड़ी तेजी हमें दिखाई देगी, और इसी बात के खतरे की तरफ पुतिन इशारा कर रहे हैं। चलते चलते एक जरूरी खबर और, दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी के बीच गुरुवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स ने भी रिकॉर्ड ऊंचाई छुई। गुरुवार को कारोबार के दौरान सेंसेक्स अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर 62,412 के नए स्तर तक पहुंच गया। हालांकि बंद स्तर जो था 62,272 का था। इस बीच निफ्टी ने भी गुरुवार को जोरदार उछाल दिखाया। 18,484 का स्तर था जिस पर निफ्टी कल बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार में तेजी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। जैसे पहले एक कारण बताया गया कि अमेरिकी फेडरल ने जो ये नरमी के संकेत दिए कि अब ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी होगी वो छोटी होगी, ये पॉजिटिव संकेत था। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी जो थी वो भी एक पॉजिटिव संकेत था। सर, बाजार लगातार चढ़ते चले जा रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ना मांग है ना अर्थव्यवस्था चल रही है, दूसरी तरफ ये स्थिति है, छोटे निवेशक क्या करें? बाजार में कुछ और महत्वपूर्ण हो रहा है जिससे हमें समझना ज़रूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावनाएं बढ़ रही हैं, डिमांड टूट रही है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी मांग नहीं है, रिकवरी के कोई बड़े संकेत नहीं है, पर शेयर बाजारों में तेजी है। और यही वो खतरनाक मूवमेंट है जिसकी चर्चा आरबीआई गवर्नर या सेबी चेयरमैन भी अपने संबोधनों में करते रहे। हम कुछ आंकड़े भीतर से देखें तो बाजार में जो ये तेजी आई है इसमें एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि बहुत सारे भारत के संस्थागत निवेशकों ने, म्यूचुअल फंड्स ने इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। करीब जो आंकड़े मिल रहे हैं थर्सडे के जो आंकड़े हैं कल के, उसके हिसाब से करीब 73,679 शॉर्ट पोजीशंस थी। और इसलिए इन लोगों को शॉर्ट कवरिंग के कारण बाजार को एक सपोर्ट मिला और बाजार इस लेवल पर ऊपर खड़ा हुआ था। लेकिन ये खतरनाक स्थिति है क्योंकि ऐसी स्थिति में बाजार में वो नेचुरल या फंडामेंटल तेजी नहीं दिख रही। दूसरी एक और रिपोर्ट हमारे पास है कि छोटे निवेशक इस चपेट में आ रहे हैं। ताज़ा आंकड़ा आया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने ऐसे स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग 40% बढ़ा दी है जिन्होंने पिछले 6 महीनों में सबसे ज़्यादा वेल्थ कमाई है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे वेल्थ एरोडर्स स्टॉक हैं जिनमें छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी करीब करीब 40% बढ़ी है। और ये इस बात का संकेत है कि बाजार बहुत जोखिम भरे और वोलेटाइल जोन में पहुंच रहा है। इसलिए आप अगर निवेशक हैं तो थोड़ा सतर्क होकर बाजार में इस समय ट्रेड करें, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी के फंडामेंटल, व्यापक अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल, दुनिया के में मांग के और आर्थिक प्रगति के जो मुख्य कारक हैं वो बाजारों की तेजी से, वो बाजारों की तेजी के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल स्पेशल रिपोर्ट और है, लेकिन उससे पहले कुछ और बताना है आपको। उससे पहले ये बताना है कि इस बार इकोनॉमिकम में क्या खास है, क्योंकि अगली मुलाकात आपको हमारी और आपकी होगी रविवार को सुबह 11:15 बजे। सर, इस बार इकोनॉमिकम में क्या खास होगा? इस इकोनॉमिकम में हम आपको एक बिल्कुल दूसरी तैयारियां जो दुनिया में चल रही हैं उसकी तरफ ले जाएंगे। हमने इकोनॉमिकम में शुभम चर्चा की है कि डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी केंद्रीय करेंसी है और उसमें काफ़ी ताकत है, वो ट्रेड की करेंसी भी है, निवेश की करेंसी भी है। पर क्या कोई और भी करेंसी ऐसी है जो डॉलर को चुनौती देने के लिए तैयार हो रही है, और वो उसकी तैयारियां कैसी हैं, और उन तैयारियों से दुनिया में कितने देश उस करेंसी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम आपको इस बार के इकोनॉमिकम में बताएंगे चीन के युआन का सीक्रेट प्लान, वो प्लान जो चीन ने कोविड की गहमा गहमी और महामारी और युद्ध के बीच बड़े सोच समझ और तैयारी के साथ तैयार किया है, और अब उससे धीरे धीरे दुनिया के देश जुड़ रहे हैं। कितनी ताकत है चीन के युआन में? क्या चीन का युआन महाशक्ति है डॉलर मुद्राओं के बाजार की, उसे चुनौती दे पाएगा? सब विस्तार से समझेंगे इस बार इकोनॉमिकम में। चलिए, तो इकोनॉमिकम में चर्चा होगी डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने की, और सोमवार को शाम 7 बजे दोबारा मुलाकात होगी मनी सेंट्रल में। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ जो है एविएशन सेक्टर पर। यहाँ क्या कुछ हो रहा है? यात्री बढ़ रहे हैं, विमान घट रहे हैं, विमान उड़ नहीं पा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय एविएशन सेक्टर का टर्बुलेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है कि संकट के बादल खत्म हुए, अब यात्रा नॉर्मल हो गई है। तभी इसके पंख फिर से थरथराने लगते हैं। देश में हवाई यात्रा की जरूरत और हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन एविएशन कंपनियों का कारोबार
ऐसे हाथी पालने जैसा है जिसे खिलाने पिलाने में उनका सब कुछ बिक जा रहा है। कंपनियां घाटे से उबर नहीं पा रही और उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2022 में इंडिगो के ऊपर 3,897 करोड़ रुपए का कर्ज तो स्पाइसजेट के ऊपर 1,079 करोड़ रुपए का कर्ज था। सभी एयरलाइंस की हालत खस्ता है। कंपनियां तरह तरह के प्रयास से कारोबार को सही रूट पर लाने की कोशिशों में लगी हैं। इस सेक्टर में नए उतरे एयरलाइंस को तो पांव जमाने में और भी मुश्किलें हो रही हैं। इस वजह से बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज के नाम के साथ गाजे बाजे के साथ ऐलान होने वाले अकासा एयर की फिलहाल कोई खबर नहीं दिख रही। आपके मन में सवाल आएगा कि अगर सौदा इतना घाटे का है तो फिर भला एविएशन कंपनियां इसमें टिकने के लिए जी जान क्यों लगाए हुई हैं? तो इसका जवाब है भारत में एविएशन कारोबार का भविष्य। दक्षिण एशिया के पैसेंजर ट्रैफिक में भारत का करीब 70% योगदान है। साल 2024 तक चीन को पछाड़ भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, ऐसा भी अनुमान है। सरकार की उड़ान स्कीम से 5 साल में घरेलू यात्रियों की संख्या में तेज बढ़ोतरी होगी। साल 2018 से 2021 के दौरान बड़ों में गिरावट के विपरीत छोटे एयरपोर्ट्स की पैसेंजर ग्रोथ बेहद मजबूत है। बड़ा सवाल ये भी है, क्या ये कंपनियां घाटे से मुनाफे में आ पाएंगी? तो इसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि काले घने बादलों के बीच भी कुछ उम्मीद की किरणें दिख रही हैं। हाल में विमानों के ईंधन ATF की कीमतों में कमी आई है। दूसरा अहम पॉजिटिव संकेत है रुपए में गिरावट का थमना। इससे एविएशन कंपनियों को फॉरेक्स में होने वाले घाटे में कमी आएगी। इसी तरह एक और पॉजिटिव बात यह है कि अब मांग भी लगातार बढ़ रही है। अक्टूबर में घरेलू यात्री संख्या करीब 27% बढ़कर 1.14 करोड़ रही है। एक और अहम बात यह है कि जेट के रेजोल्यूशन में देरी से इस सेक्टर में अभी ज्यादा कंपटीशन रहने का अनुमान नहीं है। इसी तरह प्राइसिंग कैप का हटना भी एविएशन सेक्टर के लिए अच्छी बात है। सरकार ने घरेलू किरायों पर लगा प्राइसिंग कैप इस साल 31 अगस्त को हटा दिया है, यानी एयरलाइंस अब अपनी सुविधा के हिसाब से किराए तय कर सकती हैं। तो अब जान लेते हैं कि इन कंपनियों के मुनाफे में आने के ट्रिगर्स क्या हैं। ATF की कीमतों में कमी, रुपए में कमजोरी का थमना, लगातार बढ़ती मांग, कंपटीशन में कमी और प्राइसिंग कैप का हटना। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय एयरलाइंस अभी संकट के बादलों से गुजर रहे हैं, लेकिन आगे इनसे कुछ पार निकलने की उम्मीद दिख रही है। हालांकि ज्यादा लागत और लगातार कई तरह की समस्याएं आते रहने की वजह से इस सेक्टर में टिके रह पाना बड़ी से बड़ी कंपनियों के लिए मुश्किल हो रहा है। मनी 9 के लिए संदीप ग्रोवर की रिपोर्ट।